ओके, सेक्शन 2 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चंस हैं, ईच ऑफ 4 मार्क्स, एंड इसमें पार्शियल मार्किंग है, बट निगेटिव मार्किंग -2 है। पहले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻2 कूलम is kept at a distance of 20 centimeter from the center of the neutral conducting sphere of radius 10 centimeter। एक पॉइंट चार्ज है जो स्फीयर से 20 सेंटीमीटर पर है और स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज measured, then grounding is then removed and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 centimeter further away from the center of the sphere along the radial directions, taking 1/4 pi epsilon 9 into 10⁻9। आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं इसमें कि बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज। तो अगर देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर एक चार्ज है Q ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम। ये मान लीजिए इसका सेंटर है। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इस चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव है तो इस चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज की टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर 0 होगा। यानी कि इस Q चार्ज के कारण सेंटर पर जो पोटेंशियल होगी दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। इंड्यूस चार्ज की पोटेंशियल सेंटर पर नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर V को हम सिंपली कह सकते हैं कि दैट इज KQ अपॉन R। तो ये हो गया कितना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 एंड ये हो गया 0.2। तो ये 450 वोल्ट हो सकता है, ये 450 वोल्ट हो सकती है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो बिफोर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट, ये करेक्ट है। अब अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्राउंडिंग इज 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमने इसको यहाँ मान लीजिए की लगा दिए हैं एंड यहाँ पर अब इसको अगर हम ग्राउंड कर दिए हैं, यहाँ पर की को ऑन कर दिए हैं, तो कितना चार्ज स्फीयर से अर्थ में फ्लो किया है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें यहाँ पर तो अब इसकी पोटेंशियल 0 हो गया होगा। अब मान लीजिए इस पर चार्ज Q डैश आया लेट, तो यहाँ की जो पोटेंशियल है एंड प्लस Q डैश के कारण जो सेंटर पर पोटेंशियल है उस दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसकी पोटेंशियल ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, दैट इज द 450 एंड प्लस KQ डैश डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस R, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Q डैश की वैल्यू अगर देखें तो उस साइड गया तो -450, तो -450 multiplied by R and divided by K, so that is equal to -450 रेडियस 10 सेंटीमीटर का 0.9 and divided by
के, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0 एंड ये पॉइंट कैंसिल हो गया और ये हो गया 5, तो दिस इज कमिंग, क्यू डैश का वैल्यू कितना आ गया, क्यू डैश की वैल्यू आ गई -5 इंटू 10⁻−9 कूलम। इसका मतलब इसके पास जो चार्ज अभी बचा स्फीयर के पास -5 इंटू 10⁻−9 कूलम, इसका मतलब जो अर्थ में फ्लो किया होगा वो +5 इंटू 10⁻−9 कूलम फ्लो किया होगा। तो अब अगर देखें तो दूसरे चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्राउंडिंग इज 5 इंटू 10⁻9, तो ये ऑप्शंस भी हमारा करेक्ट हो गया। आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज दिस, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर हमने ग्राउंडिंग को हटा लेंगे तो जो चार्ज उसके पास है वही चार्ज रहेगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शंस भी करेक्ट हो गया। अब कह रहा है द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज, फाइनल पोटेंशियल को फाइंड करने से पहले यहाँ पर देखिए कि grounding is removed and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 centimeter further। तो अगर हम यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दें तो ये वाली पॉइंट चार्ज को आपने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर और ये 10 सेंटीमीटर फर्दर मूव किया है, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इस चार्ज के कारण इसकी जो पोटेंशियल थी वो 450 वोल्ट था, क्योंकि इस चार्ज के कारण यहाँ पर 450 था, तभी दोनों मिलके 0 हो गया। तो अभी इस चार्ज के कारण अगर हम फाइनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो खुद की पोटेंशियल है -450 एंड प्लस इसके कारण कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज के क्यू एंड डिवाइडेड बाय आर 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 0.3 हो गया। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो दिस इज -450 एंड प्लस 9 इंटू 10⁻9 into 10 to the power -8 and divided by 0.3, तो ये 300 हो गया, तो -450 एंड प्लस 300, तो दिस इज -150 वोल्ट। इसका मतलब इस स्फीयर की जो फाइनल पोटेंशियल्स होगी वो -150 वोल्ट आ रहा है एंड यहाँ पर 300 वोल्ट बोल रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 identical concave mirrors each of focal length f are facing each other as shown in the, दोनों का focal length यहाँ पर दिया हुआ है। A glass slab of thickness t and refractive index n naught is kept equidistant from the mirrors and the perpendicular to the common axis. Source is embedded at the center of the slab, इस slab के center पर रखा है। For the image to be formed on as itself, अब ये इस स्लैब के सेंटर में सोर्स है, अब ये कह रहा है कि इसका इमेज उसी जगह बनना चाहिए। तो इमेज बनने के लिए जो कंडीशंस है कि अगर ये सोर्स इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए तो वहाँ से जो रे आएगी वो रिट्रेस करके फिर से उसी जगह बन जाएगा, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये सोर्स इसके फोकस पर हो तो यहाँ से जो रे आएगी वो पैरेलल हो जाएगा और फिर से फोकस पर आ जाएगी एंड दोनों का फोकल लेंथ सेम है तो वो वापस इस पर बन सकता है। तो इसमें से जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो चूज करना है इसके बेसिस पर। कंडीशन ये है कि इस सोर्स का इमेज वही बने, तो which of the following distances between the mirrors is are correct, तो हमें इस मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है
उसकी क्या वैल्यू पॉसिबल है उसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चंस में। तो अगर देखें तो मान लीजिए कि आपका ये स्लैब है एंड ये पूरा डिस्टेंस को हमने डी लिया है एंड सोर्स यहाँ पर है और इसकी थिकनेस टी है। तो सोर्स अगर देखें तो इसको हम t/2 लिख देते हैं एंड इस इधर भी t/2 होगा, ये भी डिस्टेंस हमारा t/2 है। तो ये वाली डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को सरफेस से d/2 माइनस t/2 लिख सकते हैं। तो इधर भी वही होगा, ये सेम डिस्टेंस होगी, इधर भी ये डिस्टेंस भी होगा, ये सेम होगा d/2 माइनस t/2, ये सेम डिस्टेंस होगा। एंड ये डिस्टेंस t/2 है एंड इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है। तो अगर हम सरफेस से उसकी डिस्टेंस देखें और इसके इक्विवेलेंट एयर वाली डिस्टेंस अगर देखें तो वो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, t/2 डिवाइडेड बाय n0। मीन्स हम ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस सरफेस से ले रहे हैं, इस सरफेस से ले रहे हैं। तो इस सरफेस से वो डिस्टेंस एयर के इक्विवेलेंट t डिवाइडेड बाय 2 प्लस n0 आ रहा है एंड ये डिस्टेंस d/2 माइनस t/2 है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल इसमें से टोटल वो ऐड कर देंगे तो वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्विवेलेंट आना चाहिए। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि d/2 माइनस t/2 एंड प्लस t divided by 2n0 will be equal to 2f। यहाँ पर 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस इज d माइनस टी एंड प्लस टी डिवाइडेड बाय n0 इक्वल टू हो जाएगा 4f। यहाँ पर 2 कॉमन लेके निकाल दिए तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगा 4f एंड प्लस इस दोनों को उस साइड ले जाएंगे एंड t कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n0। अब अगर देखें तो 4f प्लस 1 माइनस 1 बाय n0 इंटू टी, ये पहला ऑप्शन इसके हिसाब से करेक्ट है। एंड अगर आप फोकस पर मानते हैं तो ये एक ऑप्शन हुआ। मल्टीपल चॉइस में आपको दूसरा ऑप्शन भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिंपली इस डिस्टेंस को हम f के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा d/2, ये d/2 माइनस t/2 एंड प्लस t अपॉन 2n0 इज इक्वल टू f। अब पहले की तरह अगर 2 ले लें तो ये हो जाएगा d माइनस टी एंड प्लस t डिवाइडेड बाय n0 इक्वल टू 2f। तो जो d की वैल्यू इस बार आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2f एंड प्लस t एंड 1 माइनस 1 बाय n0। तो अगर फिर से ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शंस फिर से करेक्ट हो सकता है।
तो 2 ऑप्शंस हमारे इसमें करेक्ट हो गए। एंड अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि 6 इन्फाइनाइटली लार्ज एंड थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स 1 2 3 4 5 6 6 non-conducting sheets are fixed in configuration 1 and 2 as shown in the figure. The sheets carry in uniform surface charge density which are indicated. आपको हर एक सीट्स की सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 6 नॉन कंडक्टिंग सीट्स हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है एंड ये प्लस माइनस के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है एंड उसके बीच का सेपरेशन 1 माइक्रोमीटर है, ये भी दिया हुआ है। द वेरियस रीजन्स बिटवीन द सीट्स आर डिनोटेड एज 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ कह रहा है रीजन को। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर माइनस 12 लेने के लिए बोल रहा है। एंड इसमें क्वेश्चंस इसके बेसिस पर है। इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आपको इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। In region 3 of the configurations 2, the magnitude of the electric field in region 3 configurations 2 के इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एंड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट्स ऑफ द configurations, first seats and last seats of the configurations, one is 5 volt and इसी तरह से नेक्स्ट में फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कॉन्फ़िगरेशन 4 में यहाँ पर फील्ड फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड हमें पता है कि पॉजिटिव के लिए जो नॉन कंडक्टिंग सीट्स है उसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एंड पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ और निगेटिव के लिए अंदर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव वाले के लिए इस तरफ एंड निगेटिव अगर होगा तो उसी निगेटिव साइड की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो सभी की मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंसेस है। तो अगर देखें तो मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर फील्ड फाइंड करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि जो फर्स्ट सीट्स है उसके लिए राइट की तरफ होगा, तो मैं यहाँ पर राइट लिख देता हूँ कि इसके लिए राइट की तरफ है। सेकंड के लिए निगेटिव है इसीलिए लेफ्ट की तरफ होगा, ये पॉजिटिव है तो इसीलिए राइट की तरफ होगा, ये निगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ होगा, ये पॉजिटिव है यहाँ पर है तो ये लेफ्ट की तरफ ही होगा एंड ये निगेटिव है तो ये राइट की तरफ होगा। अब अगर देखें तो यहाँ पर 3 राइट की तरफ है, यानी कि 3 टाइम्स सिग्मा बाय, अगर हम E4 लिखें तो 3 टाइम्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया राइट की तरफ एंड L एंड L 3 टाइम्स, तो यहाँ पर -3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में कैंसिल आउट हो गया, यानी कि E4 का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन द रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले फिगर में जाएं, अब हमें रीजन 3 में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 में, रीजन 3 में कॉन्फ़िगरेशन 2, कॉन्फ़िगरेशन 2 के 3 में हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप पहले की तरह सेट कर लो कि यहाँ पर इसके कारण राइट में है, इसके कारण लेफ्ट में है, इसके कारण राइट में है एंड इसके कारण राइट में है। 3 पर देखेंगे तो निगेटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में होगी, तो ये राइट में हो जाएगा और ये लेफ्ट में एंड ये भी लेफ्ट में। अब अगर देखें तो
माइनस ये वाली राइट में है, दिस इज इन राइट डायरेक्शंस, ये आपका राइट डायरेक्शंस में है। तो अब अगर देखें तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये दोनों कैंसिल कर दिया, तो ये 4 जो है ये एक दूसरे को नलीफाई कर दिया है। तो E3 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो E3 कॉन्फ़िगरेशन 2 में, तो इसके कारण इसका सिग्मा नॉट बाय 2 है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका भी सेम डायरेक्शंस में है, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में in region 3 of the configuration 2 the magnitude of the electric field is sigma naught by epsilon naught, जबकि वहां पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1। पोटेंशियल, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आपको हर एक रीजन की सिर्फ आपको ये पता है कि यहाँ पर फील्ड 0 है, यहाँ पर फील्ड 0 है, तो आपको फिर से जो है ना हर एक के कारण फील्ड निकालना पड़ेगा, और डी जो है वो 1 माइक्रोमीटर आपके क्वेश्चंस में गिवन है, तो उसके बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो अगर E1 का निकालें तो अगर देखें तो ये हमारा राइट है और ये भी राइट है, दिस इज लेफ्ट एंड राइट, दिस इज लेफ्ट एंड राइट। तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया और ये राइट में है, ये भी राइट में है, तो हम E1 को लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब अगर 2 में देखें तो ये होगा राइट, ये लेफ्ट, तो ये राइट एंड लेफ्ट ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया लेफ्ट, ये राइट हो गया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो E2 हमारा 0 हो गया। सिमिलरली अगर E3 देखें तो E3 में अगर देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये राइट एंड लेफ्ट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह से ये लेफ्ट एंड ये राइट कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड अप हो जाएगा, तो सेम चीज आ गया आपका E3 का भी वैल्यू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ गया, एंड E4 ऑलरेडी 0 है। एंड सिमिलरली अगर देखें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि E5 भी हमारा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी एंड होल डिवाइडेड बाय 3। तो सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू है 9 माइक्रोकूलम and separation have 1 micrometer. So this is 9 into 10 to the power minus 6 and ये है 10 to the power minus 6 and ये epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power minus 12 है, तो ये 9 into 10 to the power minus 12 and into 3 लिख सकते हैं, तो ये सारा कैंसिल ही हो गया, ये 3 वोल्ट आ गया। एंड इसके बेसिस पर अगर उस वहाँ पर चॉइस में देखें तो हमारा 3 वोल्ट है जो कि सही नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शंस करेक्ट रॉन्ग है। उसी तरह से आप लास्ट ऑप्शंस को भी चेक करके ये कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप जिस तरह से इस फिगर में बोला है उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन 2 में फर्स्ट एंड लास्ट वाले के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपको हर एक रीजन्स की जो है वो फील्ड निकालना पड़ेगा
एंड उसके बेसिस पर इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें अब कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विथ ए हॉट रिजर्वायर केप्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 के इज 0.4। आपको एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 0.4 एंड हॉट रिजर्वायर की टेम्परेचर 1000 के दिया हुआ है। It extracts 150 joule of heat per cycle from the hot reservoir. The work done extracted from this engine is fully used to run a heat pump. अब ये कह रहा है कि कार्नोट इंजन्स का जो वर्क डन है that is used to run a heat pump which has a coefficient of performance and heat pump का COP आपको 10 दिया हुआ है. The hot reservoir of the heat pump is at a temperature of 300 K. Which of the following statement is the correct? तो ये तो इजी है, मतलब उस तरह का इस तरह का क्वेश्चंस आप क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं। सपोज करिए कि ये हीट इंजन का हॉट रिजर्वायर है एंड इसकी टेम्परेचर 1000 के दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि यहाँ से इसने हीट को एक्सट्रैक्ट किया है 150 जूल एंड ये आपका कोल्ड वाला सेक्शंस है एंड इसकी एफिशिएंसी 0.4 गिवन है। तो एंड दिस यहाँ का जो वर्क डन है, ये वर्क डन इज यूज टू रन ए हीट पंप। ये उसका लोअर टेम्परेचर कोल्ड वाली सेक्शंस है एंड ये उसका हॉटर सेक्शंस है। तो पहले देखते हैं इसकी अगर कैलकुलेशंस करें हम, तो यहाँ पर एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। तो ये 0.4 एंड ये 150 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका वर्क डन की वैल्यू 60 जूल आ जाएगा। ये वर्क डन हमारा 60 जूल आ गया एंड दिस 60 जूल इज यूज टू रन ए हीट पंप जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ, तो आप यहाँ पर इसकी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो हम एफिशिएंसी को एक बार फिर से यूज कर लेते हैं कि एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर। तो ये हमारा 0.4 है, तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू 0.6 एंड T1 हमें 1000 दिया हुआ है, इससे इसकी टेम्परेचर 600 के आ जाएगा। अब अगर इसके बेसिस पर देखें तो वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इज 60 जूल, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन 600 के, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप एंड हीट सप्लाई बाय द हॉट रिजर्वायर यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर आप COP को लिख सकते हैं, ये हमारा हॉट रिजर्वायर है जिसकी टेम्परेचर 300 के दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हीट गया, मान लीजिए वो Q1 है, तो हीट इजेक्टेड डिवाइडेड बाय वर्क डन, तो COP 10 दिया हुआ है एंड ये 60 है, इसका मतलब हीट इजेक्टेड इक्वल टू
600 जूल लिख सकते हैं। एंड अगर हम इसकी टेम्परेचर लोअर का देखें, तो अगर हम इसको T1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 60 एंड ये 600 है। इसका मतलब यहाँ से जो हीट एक्सट्रैक्ट हुई होगी वो 540 जूल हीट एक्सट्रैक्ट हुआ होगा। यहाँ पर इसको Q2 मान लेते हैं, तो Q2 अपन Q1 इक्वल टू इसको T2 मानते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू T2 अपन T1। Q2 आपका 540 है, ये हमारा 540 है, एंड डिवाइडेड बाय Q1 600 है। ये हमने Q1 600 निकाला है, तो दिस इज 600 एंड इक्वल टू T2 एंड T1, इसकी टेम्परेचर हमें 300 दिया हुआ है, तो T2 की वैल्यू 2 एंड 270 के आ सकता है। ये 270 के आ सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज, नहीं, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द, ये सही है, एंड हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल। अगर यहाँ पर देखें तो 540 जूल हीट एक्सट्रैक्टेड है, 60 जूल वर्क है, एंड इसमें जो हीट गया है वो 600 जूल है। तो ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ मूव करते हैं।